नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बेहतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप स्टूडेंट्स हैं तो इस समय मैं इंग्लिश लर्निंग सीरीज से संबंधित वीडियोज डाल रहा हूँ। तो जिन बच्चों की अंग्रेजी यदि वीक है तो वो बेहतर तरीके से अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखने, पढ़ने और बोलने तक का सफ़र आप आसानी से तय कर लेंगे। क्योंकि टेंस तक पहुंचने के पहले हमें वाक्य में प्रयुक्त भिन्न भिन्न शब्दों को समझना होगा। तो उस शब्द का एक अपना फंक्शन होता है, यानी कार्य होता है, और कार्य के आधार पर ही हम उस शब्द को श्रेणियों में विभक्त करते हैं। इस प्रकार से शब्दों को कार्य के आधार पर 9 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। तो ये 9 श्रेणियों को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद कहते हैं। अब हम इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को आगे थोड़ा और विस्तार से बारी बारी से समझेंगे और आने वाली वीडियोज में हम इनको अलग अलग वीडियोज के रूप में भी डालेंगे। जैसे नाउन का हम पूरा एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाएंगे, प्रोनाउन का अलग बनाएंगे, एडजेक्टिव का अलग बनाएंगे, जिससे कि छात्र कंपटीशन लेवल का पूरी अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस वीडियो में हम इनको थोड़ा सा विस्तारित करके ही चलेंगे ताकि कम समय में हम इन सभी को सम्मिलित कर सकें और उनका परिचय भी हम पा सकें और जल्दी से हम टेंस तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर पहला हम लेते हैं नाउन को अर्थात संज्ञा को, जिसकी परिभाषा हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन सामान्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, आगरा, टेबल etc। और इनका अक्सर पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। अब दूसरे नंबर का होगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो अ कॉमन नाउन इज ए नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। यूजुअली यू शुड राइट इट विथ अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस अ सेंटेंस। यानी कि आप जब भी सेंटेंस शुरू हो तो इसे अक्सर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे किंग KING, बॉय, गर्ल, सिटी। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल, एज यूनिट। यानी इसे हम एक यूनिट के रूप में या होल यानी संपूर्ण के रूप में बोलते हैं एक साथ। जैसे कि टीम, कमिटी, आर्मी etc। तो सामान्य रूप से कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। चौथा नंबर होता है मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसे हम कह सकते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड etc। मटेरियल नाउन में हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा कि ये काउंटेबल नहीं होते हैं और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि मटेरियल नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। तो सामान्यतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। पांचवा नंबर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी यानी क्वालिटी, हेट्रेड, लॉफर जो कि एक्शन के रूप में है, पॉवर्टी और यंग जो कि स्टेट यानी अवस्था के रूप में है, आर्ट एवं साइंस। तो आर्ट और साइंस में जैसे हम ले लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग भी सामान्यतः सिंगुलर में ही किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है।
देखा नहीं जा सकता है, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा नाउन को हम दूसरे प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल, या हम इसको अनकाउंटेबल भी कहते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। यानी इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयुक्त कर सकते हैं और ये कोई भी चीज़ के नाम हो सकते हैं, यानी ऐसे जिनको कि हम काउंट कर सकें, जैसे टेबल्स, चेयर्स, डॉलर्स, टॉय, सॉक, ब्रांचेज, ट्री। तो नॉन काउंटेबल नाउन्स, यानी अ नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रिफर्स टू अ समथिंग्स दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। कहने का आशय कि नॉन काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रखते हैं और इसको हम सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकते, अर्थात ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, और ये हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को लेती है। नॉन काउंटेबल नाउन्स ये हमारी कलेक्टिव नाउन के समान ही होती हैं और ये काउंटेबल नाउन के विपरीत होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन, फर्नीचर इत्यादि को रखते हैं। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन्स के प्रयोग के लिए हमें नंबर्स, जेंडर्स और केस को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो इनके कुछ हम महत्वपूर्ण नियम्स बता रहे हैं यहाँ पर संक्षेप में, जिनको हम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पर रूल 1 के रूप में हम लेते हैं ऐसी नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती हैं और इनके अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्न प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे आर्म्स, ALMS, अमेंड्स, एनल्स, अचीव, एसिस, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिसिस, केप्स, बॉवेल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लीपर्स, बिलोज, गैलोज, ड्रैग्स, अर्निंग्स, लोडिंग्स, ओड्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सीयर्स, स्पेक्टेकल्स, सराउंडिंग्स, ट्रूप्स, थैंक्स, टंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेज, ETC। जैसे वाक्य रूप में हम कह सकते हैं वेयर आर माई पैंट्स, अर्थात मेरा पैंट कहाँ है। वेयर आर द टंग्स, यानी जीभ कहाँ होती है। ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, यानी उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। रूल्स 2 के रूप में कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज। तो ये दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन इसका यूज सिंगुलर में होता है। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्राउट्स इत्यादि। सेंटेंस के रूप में हम बोल सकते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कोई भी समाचार अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक अच्छा विषय है। तीसरे नियम के रूप में देखेंगे कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, क्लर्जी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस इत्यादि। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस, ये लिखना गलत होगा क्योंकि ये नाउन स्वयं में ही प्लूरल हैं। चौथे नियम में देखेंगे हम तो इसके अंतर्गत कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। इनके साथ आर्टिकल ए
एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज। रूल्स 5। तो इसके अंतर्गत कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार्प, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ईटीसी। सेंटेंस के रूप में यदि देखें तो आवर टीम इज़ द बेस्ट, यानी हमारी टीम सबसे बेहतर है। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, यानी तालाब में कई मछलियाँ हैं, तो यहाँ हम फिशेज नहीं कहेंगे। रूल 6। तो इसके अंतर्गत कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, विलियन इत्यादि। जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, इट इज अ 3 feet wall, इट इज 5 feet in width, आई हैव 200 रुपीज ओनली। लेकिन ध्यान रहे, यदि इनके साथ में इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डजन्स ऑफ वोमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ सोप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, 1000 मिलियंस etc। रूल 7 में देखेंगे कि यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है एवं फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है, जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेड, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। तो इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स या डोर्स टू डोर्स लिखना गलत हो जाएगा। रूल 8 में देखेंगे कि किसी वाक्य में यदि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है एवं फिर अ हाफ या अ क्वार्टर लिखा जाता है, जैसे ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। तो इसे हम इस प्रकार नहीं लिख सकते कि ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज, ये गलत होगा। दूसरा उदाहरण लें तो सी गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर। इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते कि सी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज। रूल 9। इसके अंतर्गत कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलिन जेंडर के साथ में जैसे ही, हिज, हिम का प्रयोग समान रूप से किया जाता है, जैसे एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज या हर नेम, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, नो वन शुड एब्यूज हर नेबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जेंडर के रूप में नाउन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर इत्यादि। और फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइग्रेस, वुमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस etc। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर्स etc।
न्यूटर जेंडर में यानी नपुंसकलिंग ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हैं जो ना मेल हैं और ना ही फीमेल हैं, तो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स इत्यादि। तो ग्रामर में नाउन के नंबर को भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को। तो सिंगुलर नाउन यानी इसमें एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल। और प्लूरल नाउन इसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि समानता जो भी नाउन होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें एस, ई एस, आई ई एस ऑलरेडी लगी होती है और वो सिंगुलर होती हैं, लेकिन अधिकांशतः जिनमें एस, ई एस या आई एस नहीं होती वो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। तो जब भी हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं जिनमें कि एस, ई एस, आई एस पहले से नहीं होती है, तो हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे बस, तो इसमें हम बसेज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगी। क्लास, क्लासेज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगी। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनकी अंत में ओ आता है एवं उनसे पहले कोई व्यंजन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस हम लगाते हैं। तो जैसे हीरो, तो उसको हम हीरोज कर देते हैं। मैंगो, मैंगोज कर देंगे। पोटैटो, पोटैटोज कर देंगे। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी या एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे रेशियो, तो इसको हम रेशियोज कर देते हैं, यानी इसमें ई एस नहीं लगेगा। फ़ोटो है तो फोटोज कर देंगे। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में डबल वॉवेल्स होते हैं, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में हम सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे जू, तो जूज, ट्री, ट्रीज। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में वाई होता है, तो हम वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते हैं तो वह प्लूरल बन जाती है। जैसे क्राई, तो क्राइज हो जाएगा। सिटी, सिटीज हो जाएगी। और कुछ नाउन्स के अंत में वाई आती है, तो हम वाई से पूर्व कोई वॉवेल्स आता है तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कीज, यानी की का प्लूरल। डंकी, तो इसका प्लूरल हो जाएगा डंकीज। टॉय, टॉयज हो जाएगा। और बहुत सी नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, तो इनको हम प्लूरल बनाते हैं तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे लाइफ, तो इसको हम बोल देंगे प्लूरल के रूप में लाइव्स। लीफ, तो लीव्स। वाइफ, वाइव्स। लेकिन इनकी भी काफ़ी अपवाद होते हैं। जैसे चीफ है तो इसको हम चीफ्स कहते हैं, इसको वी ई एस नहीं कहेंगे, केवल इसमें एस लगा देंगे। सेफ, तो इसको हम सेफ्स कहेंगे। कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होती हैं जिनमें मुख्य शब्द के साथ यदि हम एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इसको यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो मुख्य शब्द हमारा यहाँ ब्रदर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल के रूप में ब्रदर्स इन लॉ। बेड रूम, तो यहाँ हो जाएगा बेड रूम्स, तो क्योंकि यहाँ रूम हमारा मुख्य शब्द है। और कुछ नाउन्स हमको ऐसी मिलती हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करना होता है, यानी कि अंदर। जैसे एम ए एन मैन, ए के स्थान पर हम ई लिख देंगे तो एम ई एन यानी मैन, तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसी प्रकार से वो मैन में ए के स्थान पर हम ई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। फुट के स्थान पर फुट, तो ओ को हम ई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी फुट का फीट हो जाएगा। टूथ का टीथ हो जाएगा। माउस का माइस हो जाएगा। और लाउस का लाइस हो जाएगा। गूज का गीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेंगे। अब ये 4 नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एन या एन ई जोड़ते हैं। जैसे चाइल्ड, तो इसका प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। काऊ, सी ओ डब्ल्यू, तो इसको काउज भी कहते हैं, लेकिन इसे हम काइन प्लूरल के रूप में भी जानते हैं। ऑक्स, इसका ऑक्सन हो जाएगा। ब्रदर, इसको ब्रीद्रेन कह देंगे। तो वैसे ब्रदर को हम ब्रदर्स भी बोल देते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ब्रदर को ब्रीद्रेन के रूप में भी प्रयोग देखने को मिलता है। कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है यदि उनको प्लूरल फॉर्म में देखें तो। जैसे एयर,
तो एयर मीन्स हवा होगा और एयर्स मीन्स हो जाएगा दिखावटी। इसी प्रकार से नंबर यानी कि संख्या हो जाएगा और नंबर्स यानी कि मात्राएं हो जाएगा। फिजिक यानी दवा होगी और फिजिक्स यानी कि विषय यानी भौतिक सब्जेक्ट होगा। आयरन यानी कि लोहा और आयरन्स कह देंगे तो उसको जंजीरें बोलेंगे। गुड यानी कि अच्छा और गुड्स कह देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा सामान। इसी प्रकार से वाटर यानी कि पानी और वाटर्स बोल देंगे तो उसको कहेंगे समुद्र। और ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन होती है उसको ग्राउंड्स यदि कहेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कारण। और देखेंगे कई नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, जैसे इफ़ का हो जाता है प्लूरल इफ्स, और फाइव का फाइव्स यानी 5s। इसी प्रकार से कोई लेटर है, मान लो पी है तो उसका P' हो जाएगा। BA तो BAs, ATM ATMs, बट्स, टेंस, MAs, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे। अब हम संक्षेप में समझेंगे प्रोनाउन को। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार। तो प्रोनाउन को 10 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक, नंबर 4 रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परतावाचक, नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, नंबर 6 इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक, नंबर 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक, और नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजकवाचक, नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक, नंबर 10 एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयवाचक सर्वनाम। तो इनको भी हम संक्षेप में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन अर्थात इसके अंतर्गत आई, भी, दे, यू, ही, सी, इट ये हमको मिलते हैं, और इनके हम नॉमिनेटिव और पॉसेसिव केस को भी इसमें शामिल करते हैं। जैसे आई का नॉमिनेटिव यानी कि आई होगा और ऑब्जेक्टिव इसका मी होगा और पॉसेसिव इसका माई या माइन होगा। इसी प्रकार से वी, यू, ही, सी, इट दे के हम ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीनों को हम पर्सनल प्रोनाउन में शामिल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दूसरे नंबर का हम लेंगे यहाँ। तो माई, योर, हिम, हर, इट, इनमें यदि हम सेल्फ जोड़ देंगे एवं आवर, योर, देम, इसमें सेल्फ जोड़ देंगे तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ, और यू का योर सेल्फ। तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है स्वयं या स्वयं ही या खुद ही। तीसरा देखेंगे हम एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जैसा कि एम्फेटिक अर्थात शब्द पर जोर देना। तो एम्फेटिक का अर्थ होता है जोर डालकर कहना। तो चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं एम्फेटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन प्रोनाउन का एम्फेसिस यानी महत्व बढ़ाने या जोर देने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, अर्थात इस प्रश्न को मैंने ही हल किया है। अब चौथा देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये ईच अदर, वन अनोदर ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं एवं परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनोदर। फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज ये आते हैं। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे दैट इज माई हाउस, दैट इज द ताजमहल, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। सिक्स्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं सम, वन, समवन, ऑल, a few, others, no one, nobody, anyone, etc. जैसे all went to जयपुर, someone has stolen my watch। सेवेंथ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत who, whom, whose, which, what इत्यादि आते हैं। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। जैसे what is that, who is he, which is your pen, whose bag is this, what is your name, whom do you want to talk।
एट्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर ये आते हैं। ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं, अतः ये सिंगुलर होते हैं एवं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, ईच गॉट हिज टर्न, every one of the students was happy, neither of those two students can secure first position। नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसके पहले की कोई नाउन आता है तो इसको हम उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, होम ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इससे पूर्व आए नाउन्स को इंगित करते हैं एवं इस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट विच कम्स बिफोर कहा जाता है। जैसे आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट, तो यहाँ पर सरला एंटीसीडेंट होगा हु का। इसी प्रकार से आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर विच का एंटीसीडेंट बैग होगा। अब इसका 10वां है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, यानी जिसका एक्सक्लामेशन के रूप में प्रयोग हो उसको हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी, व्हाट यू लॉस्ट द चैन, तो यहाँ पर व्हाट ये हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखेंगे हम एडजेक्टिव्स को। तो एडजेक्टिव्स को भी हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं जिसे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी यानी विशेषता बताते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल लेडी, बिग सिटी, ब्लैक डॉग, वाइट टाइगर इत्यादि। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यह नाउन की क्वांटिटी, परिमाण अथवा मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे होल, सम, इनफ, सफिशेंट, नो, फुल, इंटायर ईटीसी। और फोर्थ होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो यह व्यक्तियों, वस्तुओं की संख्या व्यक्त करता है या यह उनकी क्रम यानी ऑर्डर को व्यक्त करता है। जैसे 1, 2, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट इत्यादि। पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसे हम संकेत सूचक विशेषण भी कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, सच, दोज इत्यादि। तो ये विशेषण पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान को व्यक्त करते हैं। 6वां नंबर का होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो इसके अंतर्गत व्हाट, हुज, विच, वेयर जैसे शब्द जो प्रश्न करते हुए एडजेक्टिव का कार्य करते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स हमको क्लाउज में देखने को मिलते हैं, जो रिलेटिव क्लाउज बनेंगे उनमें। 7 नंबर होगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, तो इसमें ऑब्न, वेरी, क्वाइट जैसे शब्द जो नाउन को एम्फेसिस या इम्प्रेस अपॉन करने हेतु प्रयुक्त होते हैं उनको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। 8 नंबर का होगा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, तो इसके अंतर्गत अधिकांशतः व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेशन के रूप में किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट एन आइडिया। 9वां नंबर होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, इसमें माई, हिज, हर, योर, देयर इत्यादि को पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो नाउन का अधिकार यानी कि पॉसेशन यानी हक व्यक्त करते हैं। एडजेक्टिव्स के अंतर्गत डिग्रीज भी आती हैं, यानी जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं तो उसको हम 3 रूप से जानते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब एडजेक्टिव पोजीशन को भी समझना जरूरी होता है, तो उसे हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 में हम लेंगे कि सामान्यतः ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं और जो नाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय,
तो यहाँ बॉय जो कि नाउन है और नाउन की विशेषता ये गुड बता रहा है, यानी कि लड़का कैसा है, अच्छा। तो लड़के की विशेषता गुड हुई यानी अच्छा हुई। इसी प्रकार से शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह सुंदर लड़की है। तो गर्ल जो कि नाउन है और उसकी विशेषता यानी ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर। और नंबर 2 में हम कह सकते हैं जब कई एडजेक्टिव्स एक नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इन एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद लगाया जाता है। जैसे अ गर्ल, कॉमा, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वॉन द रेस, द सोल्जर, फियरलेस एंड डिटरमाइंड, अटैक्ड द एनिमी क्विकली। और तीसरे नंबर में देखेंगे हम कि यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव का सामान्यता प्रयोग इसके बाद करते हैं। जैसे आई हैव नथिंग न्यू टू से, यानी मेरे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। ही इज समवन पावरफुल, इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। नंबर 4 में हम उनको लेंगे जो कि कई बार निम्न स्थिति में एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है। जैसे अकबर द ग्रेट, लुइस द थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इनका उपयोग पदवी बताने के लिए होता है। तो 5वें नंबर में हम ऐसे फ्रेसेस देखते हैं जिनमें कि एडजेक्टिव नाउन के बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे नोटरी पब्लिक, बॉडी पॉलिटिक, गॉड एलमाइटी, सम टोटल, गवर्नर जनरल इत्यादि। अब देखेंगे हम एडवर्ब्स को अर्थात क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि ही रन फास्ट, यानी वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ना की विशेषता कैसी हुई, तेज। तो यहाँ वर्ब रन की विशेषता हो गई फास्ट, तो यहाँ फास्ट हमारा एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेंगे यदि हम, तो ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो वह बहुत ज़ोर से बोलता है। तो यहाँ वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब हम एडवर्ब्स को भी काइंड्स के रूप में देख सकते हैं, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब्स को सामान्य रूप से हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 रिलेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। तो सिंपल एडवर्ब यानी ये वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्दों वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज को संशोधित करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब ये शब्दों को भी संशोधित करते हैं एवं संपन्न कार्यों के बीच में रिलेशन भी व्यक्त करते हैं। तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो ये प्रश्न भी करते हैं एवं शब्दों को भी संशोधित करते हैं। इनका अलग अलग विवेचन हम बाद में करेंगे। तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेंगे हमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेंगे या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ कंडीशन मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत मिलेंगे हमको डेली है, सिंस है, यस्टरडे है, सून है, टुमारो है, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, इन है, अबे है, अप है, और फ्रिक्वेंटली है, अगेन है, ऑफन है, सेल्डम है, वंस है, ट्वाइस है, फास्ट है, स्विफ्टली है, क्विकली है, इजली है, स्लोली है, लाउडली है, सो है, ब्रेवली है, फुल्ली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट, सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली, देयरफॉर, हैंस, on account of, however, do, had, if, unless, so, so far, till now, etc. इत्यादि हमको सिंपल एडवर्ब देखने को मिलेंगे। और रिलेटिव एडवर्ब में हमको व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट एवर, विदर, वेयर एवर, व्हेंस इत्यादि हमको मिलते हैं जब हम क्लाउज का उपयोग करेंगे। जैसे आई नो वेयर सी लिव्स, आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही लिव्ड। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत में हमको व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी इत्यादि मिलेंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, व्हेन डिड ही कम। तो यहाँ पर व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं। एडवर्ब में हमको एक विशेष बात याद रखना है
यदि किसी एक वाक्य में कई तरह के एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो तो हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। इनको हम यदि ट्रिक के रूप में देखें तो इसको हम कह सकते हैं MPT। एडवर्ब के संदर्भ में हमें एक विशेष बात और भी सदैव याद रखना है कि एडवर्ब के पहले कभी भी हमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करना होता है, ये गलत माना जाता है। अब देखेंगे हम वर्ब। तो वर्ब अर्थात क्रिया। तो क्रिया किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वर्ब को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसे हम मूलतः दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक और इनट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक, यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट ना हो, और ट्रांजिटिव यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो। और दूसरे नंबर पर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो प्राइमरी के अंतर्गत हमारी तीन प्रकार की होती हैं। वर्ब टू बी, इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है। और दूसरे नंबर पर टू हैव यानी हैव, हैज, हैड होता है। और तीसरा नंबर होता है टू डू। तो इसके अंतर्गत डू, डज, डिड। तो ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती हैं। और इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे होती है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, इस प्रकार की वर्ब्स होती हैं। और मेन वर्ब में जो वर्ब होती हैं वो अधिकांश वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, जैसे प्ले, राइट, रीड। तो ये मेन वर्ब जो होती हैं उनको हम टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में भी बदलते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के अंतर्गत हमको फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब, यानी ये दो प्रकार की वर्ब्स भी हमको देखने को मिलेंगी। फिनिट वर्ब यानी कि सीमित क्रिया, और नॉन फिनिट या इनफिनिट यानी असीमित क्रिया होती है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आई लाइक प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आई लाइक, तो आई यानी कि हमारा प्लूरल और लाइक यानी कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो कहने का आशय, जब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त हो या सब्जेक्ट के साथ में सीमित हो या बंधी हो तो उसे हम फिनिट वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर आई के साथ में लाइक, ये हमारा बंधा हुआ है। यदि हम कहें वह क्रिकेट पसंद करता है तो ही लाइक्स हो जाएगा प्ले क्रिकेट। लेकिन प्ले आई के साथ में और ही के साथ में, दोनों के साथ में सेम प्रयुक्त हुआ है, यानी इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ा, यानी ये सब्जेक्ट से बंधी हुई वर्ब्स नहीं है। तो प्ले हमारी कैसी होगी, नॉन फिनिट वर्ब। अब टेंस जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें वर्ब के मामले में एक बात को और ध्यान रखना होगा कि सामान्यतः जो मेन वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इनको सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हम एस, ई एस और आई ई एस इनके साथ में जोड़ देते हैं। जैसे गो हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो इसे हम सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें हम ई एस लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा गोज। जैसे वर्क है तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, और वर्क्स कर देंगे तो हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो छात्र ये विशेष ध्यान रखें कि वर्ब में यदि एस, ई एस, आई ई एस जोड़ते हैं तो वह हमारी सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में यदि हम एस, ई एस, आई एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन जाती है। अब देखेंगे हम प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। तो प्रीपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है एवं नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। तो परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होता है, और दूसरी बात यह नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य वस्तु से व्यक्त करता है। तो प्रीपोजिशन
प्री यानी कि पहले, पोजीशन माने स्थित, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन की पहले प्रयुक्त होता है उसको हम प्रपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन के रूप में हम इसको सिंपल प्रपोजिशंस जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ यानी OFF, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, बाई इत्यादि इनको जानते हैं। और कंपाउंड प्रपोजिशन के रूप में अबाउट, बिसाइड्स, इनसाइड, बिलो, आउटसाइड, विदिन, विदाउट, बीनीथ, एलोंग, एमंग इत्यादि होते हैं। और फ्रेशल प्रपोजिशन इनको हम तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। तो ये ऐसे होते हैं जो कि दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे अलोंग विथ, इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ओविंग टू, इन अकॉर्डिंग विथ, इन रिस्पेक्ट टू, विथ रिगार्ड टू, अकॉर्डिंग टू, इंस्टीड ऑफ। और चौथे नंबर पे रख सकते हैं हम पार्टिसिपल प्रपोजिशंस को। तो जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन प्रोनाउन के होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रपोजिशन की तरह फंक्शन करता है, जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसाइडरिंग, टचिंग इत्यादि। अब देखेंगे हम कंजक्शंस को। कंजक्शंस यानी कि योजक, यानी कि जोड़ने वाले। तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको अक्सर देखने को मिलते हैं एंड, और, बट, आल्दू, या इनको हम पिछली वीडियोज में विस्तार पूर्वक बता भी चुके हैं। तो इसका एक फॉर्मूला हमने बताया था, ट्रिक बताई थी, फैन बॉयज, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इस प्रकार से इनके भी प्रकार होते हैं। इन्हें हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और तीसरे नंबर पर कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो इनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कौन कौन से होते हैं ये हमने बताया था। और अब देखेंगे हम इंटरजेक्शन यानी कि संबोधन। तो जैसा कि इसकी परिभाषा से किसी भी भाव को हम अचानक जब व्यक्त करते हैं तो हमारा वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि हुर्रा, ब्रेवो, अलास, आह, ओह, हेलो, हस, व्हाट, फाई इत्यादि होते हैं। तो इंटरजेक्शंस को भी हमने पिछली वीडियोज में समझाया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। और अब देखेंगे हम आर्टिकल को। तो चूंकि आर्टिकल भी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं संक्षेप में, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में द होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें।